Namaste students, myself Jeevan Mr. KL Nagar, Assistant Professor, Faculty of Agriculture and Veterinary Science, Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Students, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honors 8th semester. My subject is Protect Cultivation. Students, today I am discuss about chrysanthemum cultivation under protect structure. इसके अंदर हम बात करते हैं कट क्राइसेंथीमम। इसमें दो टाइप की क्राइसेंथीमम होती है। पहला है कट क्राइसेंथीमम और दूसरा होते हैं लूज क्राइसेंथीमम। जो कट क्राइसेंथीमम होता है मतलब जिसकी जो स्टॉक होती है उसके साथ में उसको हार्वेस्टिंग करना। इसमें क्या होता है, जो कट क्राइसेंथीमम की जो डिमांड होती है, मार्केटेबल डिमांड बहुत बेस्ट मानी जाती है। इसी वजह से ये क्राइसेंथीमम की जो कट क्राइसेंथीमम को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट कल्टीवेशन के अंदर यूज में लिया जाता है। तो जो क्राइसेंथीमम का हिंदी में उसे गुलदाउदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका बॉटनिकल नेम है डेंड्रोथिमा ग्रांडिफ्लोरा। जो इसकी फैमिली होती है एस्ट्रेसी फैमिली का, मतलब एस्ट्रेसी कुल का होता है। इसमें इसके अगर वैरायटी की बात करते हैं तो टू टाइप की वैरायटी होती है। एक तो स्टैंडर्ड टाइप की वैरायटी, दूसरी स्प्रे टाइप वैरायटी। अब स्टैंडर्ड टाइप की जो वैरायटी के अंदर हम डिस्कस करते हैं तो इसका है बोनफायर ऑरेंज, सेकंड है बोनफायर ऑरेंज और सेकंड में है बोनफायर मतलब येलो। स्प्रे टाइप का जो वैरायटी होती है इसकी है रिगन येलो, रिगन वाइट एंड है नेनको एक्सेट्रा। अगर क्लाइमेट की बात करते हैं तो इसके अंदर जो उसको जब कट फ्लावर को ग्रो करते हैं अंडर द पॉली हाउस विद फ्लोइंग द इन्वायरमेंट कंडीशन, इसके अंदर इसमें जब टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है कट क्राइसेंथीमम के लिए अबाउट द 16 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो इसमें 70 टू 85% इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़रूरी होती है इसके लिए इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर के अंदर। इसमें द CO2 की बात करते हैं तो इसमें 600 टू 900 ppm की CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। अगर फोटो पीरियड की बात करते हैं डे टेम्परेचर, तो इसमें जो लॉन्ग डेट कंडीशन का होता है, मतलब जो फोटो पीरियड में होता है जिससे इसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो लॉन्ग डे कंडीशन का माना जाता है। इसकी जो 13 घंटा मतलब 13 हाउस लाइट्स, मतलब इसमें जो 13 हाउस लाइट होती है उसमें से लगभग 11 जो 11 हाउस डार्कनेस भी होना ज़रूरी है ड्यूरिंग दी वेजिटेटिव स्टेज के समय। अगर इसमें बात करते कि अप टू 4 to 5 वीक्स फ्रॉम द प्लांटिंग, जब उसकी 4 से 5 वीक की जो प्लांटिंग यूज करते हैं तो उस समय शॉर्ट डे कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है। लगभग उसके अंदर 10 घंटे की लाइट रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम 14 घंटे डार्कनेस ड्यूरिंग द फ्लावरिंग इनिशियल स्टेज के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। इसमें फ्लावरिंग बर्ड इनिशिएशन स्टेज के लिए लगभग अबाउट द 14 हाउस डार्कनेस ड्यूरिंग द फ्लावरिंग बर्ड, मतलब डार्कनेस की ज़रूरत है 14 घंटे की। इसमें द सोइल के अंदर बात करेंगे the well drainage sandy loam soil with the good texture and the aeration or the growing media made 1:2 of the soil compost and the cocopeat। इसकी तीन रेशियो बनाए गए हैं 1:2 का, जिसमें पहले में 1 रेशियो सोइल्स का 1 रेशियो कंपोस्ट का और 2% माना जाता है कोकोपीट्स का, जिसका pH मान होगा 5.5 से 6.5 के बीच। इसके बाद में ग्रोइंग मीडिया की अंदर बात करते हैं। जो ग्रोइंग मीडिया द कंसिस्ट ऑफ द सोइल कंपोस्ट और कोकोपीट, तीनों से मिला के ग्रोइंग मीडिया तैयार किया जाता है, जिसका रेशियो 1:2 है। और बेड आर द फॉर्मेट द 1 मीटर विड्थ की, जिसकी जो बेड होती है रेज बेड यूज की जाती है, जिसमें 1 मीटर विड्थ और 0.3 मीटर हाइट की। और इसके बाद है जो कन्वेक्शनल लेंथ, इसके जो अनुसार हम लेंथ यूज कर सकते हैं, जितनी चाहे अपनी इच्छा के अनुसार लेंथ उसकी रखी जाती है। सोइल का पीएच मान
द सॉइल पीएच रखा जाता है 6.5 के आसपास में। द विल द 1 टू जिसका 1 से 1.5 EC जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसके अंदर रखी जाती है। प्रोपोगेशन के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर कटिंग यूज की जाती है, कभी कभी टिश्यू कल्चर। जो टिश्यू कल्चर के साथ साथ में अगर कटिंग की बात करते हैं तो इसमें टर्मिनल कटिंग यूज की जाती है। जो एपिकल पार्ट होता है उसको सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, जो डिजीज फ्री प्लांट में माना जाता है। ऐसे इसके बाद में है द टर्मिनल कटिंग आर द वाइडली यूज फॉर द कॉमर्शियली कल्टीवेशन। अगर कॉमर्शियली कल्टीवेशन के लिए अगर उसका प्लांट तैयार किया जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज में लिया जाता है। कटिंग जो कटिंग इसकी जो लेंथ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। आर द टेकन फॉर द हेल्थ स्टॉक प्लांट से, जो है हेल्थ प्लांट होते हैं उनसे इसकी कटिंग यूज में ली जाती है। इसके बाद में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जो IB एक ग्रोथ रेगुलेटर होता है, जिसकी लगभग PPM की जो रिक्वायरमेंट होती है 1000 PPM, उसका जो सॉल्यूशन से उसको ट्रीट किया जाता है। इसके बाद हम प्लांटिंग के अंदर बात करते हैं तो प्लांटिंग में इसका होगा जो बेड के अंदर प्लांटिंग करते हैं तो उसकी जो 1 मीटर विड्थ 0 मीटर हाइट की और जो लेंथ होती है उसी के अकॉर्डिंग जब हम बेड तैयार करते हैं तो उसमें जो नेट्स होती है, नेट से उसके ऊपर नेट यूज की जाती है। नेट स्ट्रक्चर के द्वारा इसमें विद द सेल साइज डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिंग एडॉप्शन, जितना साइज होगा बेड का उसी बेसिस पर उसके अंदर हम सेल्स को यूज करते हैं। जो प्रो ट्रे होती है, प्रो ट्रे के अंदर हम प्लांटिंग लगा सकते हैं। आर द प्लेस ऑन द बेड ऑन प्लांटिंग इज डन। इसमें स्पेसिंग के अंदर बात करते हैं, इसकी स्पेसिंग कितना होना चाहिए। 15 into 15 सेंटीमीटर का स्पेसिंग होना ज़रूरी है, जिसमें हम पर मीटर स्क्वायर में 45 प्लांट्स यूज कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा प्लांट की रिक्वायरमेंट रखना चाहते हैं पर मीटर स्क्वायर, तो अगर उसमें 10 into 15 सेंटीमीटर का भी हम उसमें स्पेसिंग रख सकते हैं, जिसके अंदर हम 67 प्लांट्स को पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इरिगेशन की बात करते हैं तो ये जो इरिगेशन का सबसे अच्छा मेथड है ड्रिप इरिगेशन, जो पाइप के द्वारा रूट जोन में ही उसका सॉइल को मॉइस्चर बनाए रखने में बहुत सहायक होता है। जिसका 8 से 9 लीटर्स का जो वाटर होता है पर मीटर स्क्वायर पर डे के हिसाब से सप्लीमेंट यूज करता है। इसके बाद न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जिसमें हम जो यूरिया होता है या फिर DAP का अगर DAP की बात करते हैं तो DAP की जो बेसल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। बेसल मतलब जो बेड होती है, बेड पे सीधा उसको स्प्रे कर देते हैं, उसका बेसल फॉर्म में उसको यूज करते हैं कि हाथ से सीधा उसका बुरकाव करते हैं DAP का, जिसका 50 मतलब जो 50 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसको यूज करते हैं। अगर वीकली शेड्यूल बनाया जाए तो उसमें हम 3 वीक के लिए आफ्टर प्लांटिंग, जो ट्रांसप्लांटिंग मतलब प्लांटिंग करते हैं उसके 3 वीक के बीच में के पहले उसमें किस टाइप से फर्टिलाइज़र को यूज में लिया जाता है। जैसे हमने डाला है कि इसमें जो शेड्यूल डाला कि मंडे का और वेडनेसडे का, तो इसमें जो फर्टिलाइज़र हैं 90 90 और 90 मतलब 3 रेशियो रखा गया है 90-90 का, जिसमें हम 3 रेशियो के अंदर बात करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों का रेशियो होगा। मंडे के दिन हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो 3 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। फिर इसी के बाद वेडनेसडे की बात करते हैं तो 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। अगर हम KNO3 की बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट की, तो इसमें 3 ग्राम मंडे के दिन, इसके बाद में है 1 ग्राम वेडनेसडे के दिन। अगर CNA की बात करते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जो किसान खाद के नाम से जानते हैं, उसका 2 ग्राम जो होगा मंडे के दिन, इसके 1 ग्राम होगा वेडनेसडे के दिन। अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो 2 ग्राम रखा जाता है मंडे के दिन और 1 ग्राम वेडनेसडे के दिन। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की बात करते हैं तो 2 ग्राम मंडे के दिन रखा जाएगा, इसके बाद 1 ग्राम होगा वेडनेसडे के दिन। फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट की बात करते हैं तो NPK की 2-2-2 इसमें है 20-20 एंड 1 रेशियो ग्राम पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाई थ्रू द फर्टिगेशन। अगर हम यूज में लिया जाता है फर्टिगेशन, अगर हम मेथड यूज करते हैं तो जब ड्रिप इरिगेशन जब हम अप्लाई करते हैं प्लांट के अंदर, तो उसी समय पर फर्टिलाइज़र को यूज में ले सकते हैं। तो इससे फर्टिगेशन मेथड यूज में बहुत ही बेस्ट सहायक है।
जिसमें क्या होगा, जो वीकली इंटरवल के बीच में ऐसे रेशियो को अप्लाई करते हैं। इसमें 20 × 10 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से NPK का। ग्रोथ रेगुलेटर की बात करते हैं तो जो एल आर होता है, एल आर का लगभग 50 टू 150 ग्राम पर 100 वाटर, जो लीटर का वाटर, जो 100 लीटर वाटर के सॉल्यूशन में जो वाटर होता है उसमें सॉल्यूशन तैयार किया जाता है एल आर का 50 से 150 ग्राम का। इसमें है B9 एट दी, जो B9 भी एक ग्रोथ रेगुलेटर के नाम से जाना जाता है, जिसका भी 8 to 25 मिलीग्राम पर लीटर वाटर इज ए यूज दी ट्विस एंड द ग्रोइंग स्टेज। जो ग्रोइंग की जो स्टेज चलती है, ग्रोइंग टाइम पर इसको 2 बार यूज में लिया जाता है। इसके बाद स्पेशल प्रैक्टिस की बात करते हैं तो इसमें पिंचिंग, डिसबडिंग एंड द ब्लाइंडनेस, ये 3 टाइप इसके यूज में लिया जाता है प्रैक्टिस के टाइप पर। इसमें द फर्स्ट पिंचिंग 3 वीक आफ्टर प्लांटिंग, जब प्लांटिंग का 3रा वीक चलता है उसी समय पर इसको पिंचिंग करते हैं, फर्स्ट पिंचिंग। अगर सेकंड पिंचिंग की बात करते हैं तो ये 5 वीक्स के आसपास में, प्लांटिंग के लगभग 5 वीक के बाद में इसको सेकंड पिंचिंग यूज में ले जाते हैं। डिसबडिंग की बात करते हैं तो इन जो स्प्रे टाइप की जो वेराइटी होती है, इसके अंदर ये लार्ज स्पेशल बड के लिए, जो लार्ज स्पेशल बड होती है इसके लिए ये यूज में लिया जाता है डिसबडिंग को, मतलब उसको रिमूव करने के लिए। एंड दी लेटरल बड आर द रिटर्न, जिसको जो लेटरल बड होती हैं, साइड बड्स होती हैं, उसको वहाँ पे रखा जाता है, उसी जगह पे रख देते हैं। इसके बाद इन स्टैंडर्ड वेराइटी के अंदर बात करते हैं, जो लेटरल बड को रिमूव करते हैं, इसके अंदर ओनली जो एपिकल बड होती है उसको ही रखा जाता है। जो डेवलपमेंट के जो फ्लावरिंग बड होती हैं इसके लिए वो बहुत बेस्ट माना जाता है। ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो इट अकर व्हेन दी नाइट टेम्परेचर इज टू लो एंड दे आर दी शॉर्ट एट द टाइम। इसमें है कि अगर हम ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, ब्लाइंडनेस एक बहुत ही बड़ा ये जो क्राइसैंथेमम के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर जो लो नाइट टाइम पर जो नाइट टेम्परेचर होता है ये जब बहुत ही कम हो जाता है, जब रात के समय पर जब स्ट्रक्चर होता है पॉली हाउस का स्ट्रक्चर के अंदर, जब नाइट टेम्परेचर कम हो जाता है उसी के कारण ये कुछ समय के लिए ये ख़राब हो जाता है, ब्लाइंडनेस में परिवर्तित हो जाता है। इसमें द एरोजेटिव टाइप ऑफ द ग्रोथ इज ए इंडिकेटिव इज ए डिफ़िकल्टी, जिससे क्या होगा कि ये जो रोजेटिव टाइप से ये ग्रोथ होती है प्लांट्स की, जिसमें ये रोजेटिव टाइप का मतलब ये कुछ इसकी जो लिप्स होती हैं एंड फ्लावर बड्स होती है, ये कुछ अलग ही शेप में परिवर्तित दिखाई देती हैं। इसमें है द सेंट्रल पेटल द टेल्स फेल, इसमें द सेंट्रल जो पेटल्स होती हैं वो फेल हो जाती हैं डेवलपमेंट स्टेज के टाइम पर, के अंदर ड्यू टू द एक्सेस हीट के कारण, जो एक्सेस हीट की वजह से ये, या फिर डार्क द वेदर। इसमें द इन डार्क वेदर सम वेराइटीज़, इसमें द अपेरेंटली लैक इनफ द फूड टू ओपन इन द फ्लावरिंग क्लोरोसिस, जो फ्लावरिंग के अंदर क्लोरोसिस की वजह से, या फिर वेलोइंग द अपर फोलिएज, जो फोलिएज होती हैं, लिप्स होती हैं, अपर की लिप्स, वो जो अपर वाली लिप्स के अंदर वेलो की कुछ कमियां आने पर भी। इसमें ये जनरली एसोसिएशन विद द ओवर वाटरिंग एंड द एक्सेसिव फर्टिलाइज़र इन द सॉइल में, अगर हम ज़्यादा यूज करते हैं फर्टिलाइज़र का भी तो उससे भी नुकसान रहता है ब्लाइंडनेस होने का, या फिर जब हम वाटर करते हैं ऊपर से ओवर वाटरिंग करते हैं तो ये भी बहुत ही नुकसानदायक रहती हैं ब्लाइंडनेस के लिए। इसमें है द और द इंसेक्ट डिजीज अटैक द रूट सिस्टम, जो प्लांट्स की जो रूट सिस्टम होता है, रूट के जो सोइल्स के अंदर जो रूट होगी उस पर भी इंसेक्ट या डिजीज का कुछ अटैक होना इसके कारण भी माना जाता है। इसमें द कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ द सूट्स एंड द फेलर ऑफ द फ्रॉम फ्लावर बर्ड व्हेन द शॉर्टेड डे आर द स्टार्टेड मीन द नाइट टेम्परेचर आर वाज टू लो। मेन सबसे बड़ा कारक तो फिर यही है कि नाइट टेम्परेचर लो होने की वजह से माना जाता है। हम आगे बात करते हैं लाइट रिक्वायरमेंट की, तो इसमें द क्राइसैंथेमम इज वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय द लाइट एंड द हैंस द फोटो पीरियड, ये क्योंकि क्राइसैंथेमम का जो सबसे बड़ा मेन कारक है लाइट का, इसमें फ़ोटो पीरियड के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है, क्योंकि अगर लाइट जब फ़ोटो पीरियड में एक सफिशेंट मात्रा में रहेगा तो
तो इससे फ्लावरिंग जो इंड्यूस के लिए बहुत मतलब जो फ्लावरिंग की इंड्यूस के लिए बहुत बेस्ट अच्छा माना जाता है। इससे फ्लावर फॉर्मेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। इसमें फोटो पीरियड शुड भी रेगुलेटेड, जिसके लिए बेस्ट माना जाता है कि ये रेगुलेट जो फ्लावर रेगुलेट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है कि इसमें है। इसकी ग्रोथ फेज की अगर बात करते हैं तो टू ग्रोथ फेज होती है, वेजिटेटिव फेज और एक है फ्लावरिंग फेज। तो इसमें जो हम बात करते हैं वीक्स के हिसाब से, वीक फ्रॉम प्लांटिंग के कुछ वीक्स से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें द अप टू द 4 to 5 weeks from planting till the planting the attain the 50 to 60 सेंटीमीटर हाइट। तो उसी समय पर जो 4 से 5 वीक के आसपास जो प्लांटिंग हम तैयार करते हैं, प्लांटिंग के बाद में ये प्लांट लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर के हाइट में जब हो जाता है, तो उसी समय फोटो पीरियड के लिए लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए लगभग 13 जो हाउस लाइट एंड 11 हाउस डार्क। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग डे दिन के टाइम पर, उसके लिए 13 घंटे की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर रात की बात करते हैं डार्क टाइम पर, तो इसमें 11 घंटे की लाइट की ज़रूरत होती है। फ्लावरिंग के अंदर बात करते हैं, फ्लावरिंग स्टेज के अंदर, तो इसमें 5 to 6 वीक्स की जो प्लांटिंग रहती है, उसी समय जब हम हार्वेस्टिंग स्टार्ट करने का टाइम रहता है, तो उसी समय जो 100 डे प्लांट्स होते हैं, जो 100 डे मतलब जो दिन के टाइम पर हम उसको कम से कम यूज कर सकते हैं, मतलब लाइट का कम यूज किया कर सकते हैं। इसमें ओनली 10 हावर्स मतलब 10 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है लाइट की। अगर डार्क की बात करते हैं तो रात के टाइम पर फिर उसी समय पर उसकी 14 हावर्स मतलब 14 घंटे की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ग्रोथ रेगुलेटर की बात चल रही थी, तो उसमें है हम GA3 का जो 50 ppm का स्प्रे कर सकते हैं। कौन कौन से समय पर, इसमें द एट दी जिसके इसमें 30 45 एंड दी 60 डेज आफ्टर प्लांटिंग टू इंक्रीजिंग फ्लावरिंग स्टेम लेंथ। जो फ्लावर की जो स्टेम होती है, फ्लावरिंग स्टेम की लेंथ के लिए ये बहुत ही यूजफुल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इसकी पीपीएम की, 50 ppm GA3 की। इसके बाद है वीड मैनेजमेंट की अंदर बात करते हैं, तो वीडिंग एंड द होइंग आर द डन मैन्युअली एट इसमें द एज एंड दी वेन द रिक्वायर। मतलब इसका लगभग वीडिंग और जो होइंग होता है ये मैन्युअल होना है, रोजीना उसका रोज का वर्किंग कार्य सिस्टम होता है, इसमें वीडिंग करना जरूरी होता है। प्लांट प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो पेस्ट के अंदर हम बात करेंगे पहला पॉइंट में लीफ माइनर। जो लीफ माइनर होता है इसके अंदर हम अगर स्प्रे करते हैं लीफ माइनर को, उसका जो प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए फ्लावरिंग को, तो इसके लिए स्प्रे करते हैं क्लोफ्रिड का 0.5 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से, या फिर एसेटो माइप्रिड्स से भी, जिसका 0.3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से यूज किया जाता है। अगर थ्रिप्स होगा तो थ्रिप्स के लिए हम स्प्रे करते हैं पिप्रोनिल्स का 1 ml पर लीटर के हिसाब से। इसमें जब हम इसमें बताया गया है कि ये जो कीप वेलो स्टिकी ट्रैप्स, इसमें जो कुछ वेलो टाइप की जो स्टिकी ट्रैप को भी हम यूज कर सकते हैं 10th नॉच पर फॉर द 100 स्क्वायर पर मीटर एरिया के हिसाब से। अगर 100 स्क्वायर मीटर एरिया में हम उसकी 10th नॉच को यूज कर सकते हैं, मतलब 10 ट्रैप वेलो ट्रिप को स्टिक को यूज कर सकते हैं। अब अगर हम एपिड्स की बात करते हैं थर्ड पॉइंट में, तो एपिड्स में तो स्प्रे करते हैं मिथाइल डेमेटोन्स का, जो एट द रेट कितना होना चाहिए 2 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से, या फिर मोनोक्रोटोफॉस को भी हम यूज कर सकते हैं 1 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से। रेड स्पाइडर माइट जो बहुत ही डेंजर इंसेक्ट होता है, इसका जब हम स्प्रे करते हैं, इसमें होगा कि एबेमेक्टिन्स जो 1.3 EC का यूज करते हैं। अगर इसमें अगर कंसनट्रेशन की बात करते हैं तो इसकी होती है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से। अगर प्रोपेगर गाइड की बात करते हैं तो ये 2 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से। अगर डिजीज की बात चल रही है अभी, तो डिजीज में वाइट जो रस्ट होता है, यह जो लिप्स होती हैं, लिप्स के जस्ट ऊपर ये वाइट रस्ट शो करती हैं, जिससे एक ये वाइट डस्ट के रूप में शो दिखती है। इसमें स्प्रे इसका जो स्प्रे करते हैं एजो जाइस्ट्रोबिन्स का जो 1 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से, या फिर ट्राइफ्लोरो जाइस्ट्रोबिन्स का
प्लस इसमें कैनोजोल का 0.75 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। लिप स्पॉट्स की बात करते हैं तो उसके लिए मैंको जेब का स्प्रे करते हैं 2 ग्राम मतलब 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, या फिर एजो जाइस्ट्रोबिन्स का 2 मिलीग्राम पर लीटर, या फिर कभी कभी उसमें अगर यह ना अवेलेबल हो तब उसी समय हम डाइफेनोकोजोनोल्स का 0.5 मिलीग्राम पर लीटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लास्ट में जब अगर विल्टिंग के जो इसमें जो सिस्टम दिखते हैं तो विल्टिंग के लिए हम सॉइल को ड्रेनेज कर देते हैं। सॉइल ड्रेनेज किससे करते हैं? कार्बेंडाजिम से, जिसका 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से यूज करते हैं, या फिर उसका जो ट्राईफ्लोरो जो स्ट्रोबिन्स का भी, प्लस उसके साथ में हम टेबोकोनाजोल से भी 0.75 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसमें यूज करते हैं सॉइल्स के अंदर। पाउडर मिल्ड्यू ये एक बहुत ही बड़ा सिम्टम्स होता है प्लांट्स के लिए, जिसमें जो हम इसमें स्प्रे करते हैं वेटेबल सल्फर्स का। वेटेबल्स मतलब जो कुछ नमी वाला सल्फर्स टाइप यूज करते हैं, इसमें है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं आगे पॉइंट पर हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग के अंदर हम हार्वेस्टिंग इंडेक्स उसके अंदर यूज किया करते हैं। अगर स्टैंडर्ड टाइप का जो स्टैंडर्ड टाइप की जो कल्टीवर होते हैं, इसमें फ्लावर आर द हार्वेस्टेड व्हेन द 2 to 3 rows of the raised florets are the perpendicular to flower stalks। इसमें जो स्प्रे टाइप की अगर बात करते हैं तो इसमें ओनली व्हेन दी 50% फ्लावर्स हैव द सोन कलर्स टू डिस्टिंक्ट मार्केट। जो डिस्टिंक्ट मार्केट होता है कुछ दूर तक का मार्केट के लिए, इसमें ओनली 50% फ्लावर जब ओपन होता है उसी समय इसको यूज में लेते हैं। इसमें व्हेन द 2 फ्लावर्स हैव द ओपन एंड द other have the shown colors in the local market। अगर स्टैंडर्ड जब हम बात कर रहे हैं लास्ट में जब ईल्ड की, तो इसकी जो ईल्ड होती हैं स्टैंडर्ड टाइप के जो ईल्ड होगी उसकी लगभग 67 फ्लावर्स होगा पर स्टेम के हिसाब से। 67 फ्लावर्स स्टेम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से होता है। जब एक ही मीटर स्क्वायर्स के अंदर अगर 67 फ्लावर स्टेम होंगे तो उसी स्टेम पर 67 फ्लावर्स भी प्रेजेंट होंगे, इससे ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं लगभग। अगर स्प्रे टाइप की जब बात करते हैं हम, स्प्रे टाइप जो कल्टीवेटर की बात करते हैं तो इसमें और भी ज़्यादा पर मीटर स्क्वायर्स के हिसाब से बात करेंगे तो इसमें 260 फ्लावर सिस्टम उस पर प्रोड्यूस होंगे। अब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर बात करेंगे हम, तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की 3 मेथड यूज करते हैं, जिससे हम फ्रूट हार्वेस्टिंग के बाद में उसे कई लॉन्ग टाइम के लिए उसे स्टोर कर सकते हैं। पहला है पल्सिंग, दूसरा है होल्डिंग सॉल्यूशंस, एंड थर्ड में रैपिंग मटेरियल्स। अगर हम पल्सिंग के अंदर बात करते हैं तो उसकी जो सुक्रोज की जो कंसनट्रेशन होती है 4% होती है। कितने घंटे के लिए होगा? 24 घंटे के लिए। अगर वेज लाइफ की बात करते हैं तो ये 18 डेज के लिए उसको हम वेज लाइफ यूज कर सकते हैं। उसकी स्टोरेज लाइफ होती है 18 दिन की। अगर हम कंट्रोल करते हैं तो ये होगा 8 पॉइंट, मतलब कंट्रोल करने का समय रहता है अपना 8.5 डेज का, मतलब ये 8 दिन 9 दिन के लिए इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसके बाद होल्डिंग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये BA जो BA होगा उसका सॉल्यूशन से जो उसका सॉल्यूशन होता है 10 ppm, प्लस जो बेबिस्टीन होता है 0.1%, प्लस सुक्रोज 2%। इन तीनों को मिला के हम सॉल्यूशन के द्वारा उसको होल्डिंग कर सकते रख सकते हैं। वेज लाइफ उसकी होती है 17 डेज की। अगर कंट्रोल की बात करते हैं तो उसका कंट्रोल 8.5 डेज का होता है। रेपिंग मटेरियल्स की बात करते हैं तो इससे जो पॉलीसिलिवर्स होता है, जो पॉलीसिलिवर्स विद द होल्स, जिसके अंदर होल्स होंगे लगभग 50 गज थिकनेस की, जो पॉलीवीज होती है उसमें कुछ होल रखे जाते हैं। इसमें है द सेल्फ लाइफ, अगर उसकी बात करते हैं तो 9.25 डेज। कंट्रोल की बात करते हैं 6.5 डेज के लिए। हार्वेस्टिंग में हम बात करें तो आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टेम हैव टू बी कट एट द इक्वल लेंथ। इसकी जो स्टेम को जब हम कट करते हैं तो इक्वल लेंथ में उसको यूज में लेते हैं। 90 सेंटीमीटर इज स्टैंडर्ड के लिए, एंड द बंचेज इन 5 में। उसकी जो बंच होती है, एक ही फ्लावर की जो बंच होती है 5 फ्लावर में उसको बंच में यूज करते हैं।
पुटिंग द रबर बैंड एट द बेस एंड द इसमें स्लाइडिंग देम इनटू द प्लास्टिक स्लीव्स। इसके बाद में फिर उसको स्लाइडिंग टाइप से उसको कुछ उसे प्लास्टिक से कवर कर देते हैं। जो प्लास्टिक का जो सिल्विंग से एंड द पुटिंग द बंच इन द प्लास्टिक जो बास्केट होता है या बकेट्स में उसे रख देते हैं। फिलिंग आफ्टर फिल विद द आफ्टर से फिर उसके बाद में उसे जब रखने के बाद में उसे कुछ वाटर से भी उसे फिल कर देते हैं। अर्ली मॉर्निंग ऑन द डेज ऑफ द शिपमेंट के लिए उससे अगर हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग में उसे डे टाइम पर इसको यूज में लेते हैं। इसके बाद में है द बंचेज कैन बी द पैक इन द बॉक्स। जो बंचेज होते हैं उनको बॉक्स में रख देते हैं। थैंक यू बच्चों।